Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. Dawn Editorial Analysis. इसकी सीरीज कंटिन्यू थी एंड टुडे इज 27 अक्टूबर 2023. पीडीएफ लिंक न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. आज के लिए क्वेश्चन है जी, हमास अटैक ऑन इसराइल. कब किया था हमास ने इसराइल पर अटैक? 5 अक्टूबर, 6, 7, 8. इनमें से आपने जो करेक्ट आंसर है उसका कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जवाब देना. फर्स्ट, फाइंडिंग द मिसिंग. फर्स्ट एडिटोरियल है फाइंडिंग द मिसिंग. इसके अंदर क्या बात है? पहले तो मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूं, करेक्ट बता दूं, डेट व्हाट इज इनसाइड ऑफ दिस, और उसके बाद इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो भी चीजें हैं, ओपिनियंस जो भी हैं चीजें, वो हम डिस्कस करेंगे. पहले स्टोरी ये है, पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन जो हैं उनका केस कॉमन है एंड पिछली 2 डिकेड से ये ज्यादा ही हो गया, यानी कि जब से 21st सेंचुरी जो है वो शुरू हुई है 2000 के बाद. ठीक है, 2000 सेंचुरी जो है ईयर, उसके बाद जो नया साल शुरू हुआ है 2001, तो उसके बाद ये प्रैक्टिस कुछ ज्यादा ही हो गई है कि लोग जो है वो गुम हो जाते हैं पाकिस्तान में, और काफी अरसे तक गुम भी रहते हैं. कुछ वापस भी आ जाते हैं और कुछ वापस भी नहीं भी आते. इनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग होते हैं जिनको अरेस्ट करके ले मतलब के कहीं भेज दिया जाता है इलीगली तौर पर. ठीक है, और ये काम कोई बाहर से, कोई इंडिया या कनाडा या अफगानिस्तान वाले या इसराइल वाले नहीं करते, बल्कि हमारी स्टेट जो है वो खुद ही ये काम करती है. खुद ही बंदों को अरेस्ट करती है इलीगली तौर पर और उनको कहीं गुमनाम जगह पर रखा जाता है, और जब अपना मकसद पूरा हो जाता है तो फिर उनको वापस छोड़ दिया जाता है और कभी नहीं भी छोड़ा जाता. तो इसके बारे में आप फाइंडिंग द मिसिंग, वो लोग जो गुम हो गए हैं, जो गवाच गए हैं, उनको ढूंढो जी. इसके बारे में क्या अपडेट है? चलें जी, शुरू करते हैं. फाइंडिंग द मिसिंग में मौका आता है कि पिछली 2 डिकेड से, डिकेड कहते हैं 10 साल को, 10 साल के अरसे को डिकेड कहा जाता है. तो पिछली 2 डिकेड से क्या हो रहा है, बाकी सिटीजन गो मिसिंग, मिस हो जाते हैं. इनफोर्स डिसअपीयरेंस. इनफोर्स होता है जबरदस्ती, जोर लगाकर. डिसअपीयर कर देना, किसी को गैप कर देना, कैरिड आउट बाय द स्टेट. और ये बिलीव किया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि ये स्टेट हमारी ही ये काम करती है, लोगों को मिस कर देती है, गुम कर देती है. और ये सारी टारगेटेड अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क के अंदर जो ये काम होता है, ये स्टोरी में एक्सप्लेन करता है जी एडिटोरियल वाला. और जो ये लोग जिनको मतलब के मिस कर दिया जाता है या ले जाया जाता है कहीं दूसरी जगह पर, तो इनको जो ड्यू प्रोसेस होता है कि वकील करूंगा मैं, कोर्ट में मेरा केस जाएगा, वो भी नहीं काम करने दिया जाता. और इनमें से कुछ तो महीनों तक गुम रहते हैं और कुछ सालों तक गुम रहते हैं. आगे वो कहता है कि यहां तक है कि जो हाईएस्ट कोर्ट है ना ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट, उसने भी क्रिटिसाइज किया है कि ये काम नहीं होना चाहिए, और उन्होंने बल्कि एक कमीशन भी बनाया था जो कि इस चीज की इंक्वायरी करें, मगर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं रुका, वैसे का वैसा ही चल रहा है. लोग अभी भी हमारे पाकिस्तान में गुम हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, स्टेट खुद ही मिस करती है. इन्वॉल्व, इन्वॉल्व से बेसिकली यहाँ पर मेरा मुराद है कि वो कौन से लोग इन्वॉल्व हैं जो मिस नहीं करते. मिस तो स्टेट ही कर रही है, सीधी सी बात है, स्टेट ही उनको अगवा करके ले जाती है इलीगली तौर पर. लेकिन किन लोगों को लेकर जाती है उसमें वो 5-4 कैटेगरीज को बता रहा है जी. कहता है जो सेपरेस्ट मूवमेंट्स ला रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर, उनको पकड़कर ले जाया जाता है. एक तो वो बंदे हैं, ठीक है जी. कौन है? जो कि सेपरेट मूवमेंट्स जो चलाते हैं, इनको अगवा करके ले जाया जाता है. दूसरी तरफ रिलीजियस इंस्पायर्ड मिलिटेंट्स, वो लोग जो मिलिटेंट से इंस्पायर्ड हैं और रिलीजियसली थोड़े सख्त हैं, मुख्तलिफ मूवमेंट्स में एक्टिव हैं, उनको अगवा कर, उनको इनफोर्स डिसिप्लिन की जाती है. और पॉलिटिकल जो बंदे होते हैं ना, एक्टिविस्ट, उनको भी डिसअपियर कर दिया जाता है. किनको? जो उस वक्त के फ्रेम में फिट नहीं हो रहे होते या चैलेंज कर रहे होते हैं. किसको चैलेंज कर रहे होते हैं? एस्टेब्लिशमेंट को. और इसकी वो लेटेस्ट जो एग्जांपल देता है वो पीटीआई के सपोर्टर्स की देता है
कि मई 9 के बाद जो वायलेंस 9 मई का वायलेंस हुआ उसके बाद उनका क्या हाल किया गया, कि नई 9 मई के जो वायलेंस हुआ उसके बाद जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया और उनको डिसअपीयर भी कर दिया गया। और उनमें से अब हो क्या रहा था कि कई तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद और कई कई महीनों बाद वापस आते थे और हमें टीवी इंटरव्यू में वो हमें नजर आते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते थे और वो अपनी पार्टी के खिलाफ, पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ बोलते थे कि ये सही नहीं है, और उसके बाद वो पार्टी को छोड़ देते थे और फिर उनकी भी जान छूट जाती थी। तो यही प्रैक्टिस कंटिन्यू है जी। इस सारी स्टोरी के बाद जो बात अब सामने जो मेन है वो ये है कि जब ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो अब एतजाज एहसन एक वकील हैं, आपने उनका नाम भी सुना होगा, टेक्नोक्रेट भी रह चुके हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल पार्टी। तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और पूछा है कि आस्किंग द लेटर टू डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि वो लिस्ट दें मिसिंग पर्संस की, कितने लोग जो हैं वो मिस हुए हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड की जाए। ठीक है, उनकी लिस्ट प्रोवाइड की जाए और ढूंढा जाए, आइडेंटिफाई किया जाए उन लोगों को जो इस काम के पीछे हैं। तो रिट पिटीशन उसने फाइल की है, उसने कहा 2 काम करो, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहा है कि 2 काम करें। नंबर 1 क्या है कि जो मिसिंग पर्संस हैं उनकी लिस्ट दी जाए, प्रोवाइड की जाए, और नंबर 2 कौन ये काम कर रहा है उन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जाए। ये 2 काम किए हैं। अब यहाँ पर वो कहता है एडिटोरियल वाला कि एक होप नजर आई है कि ये जो एफर्ट है ना ये सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन वो कहता है कि पीछे हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी एफर्ट्स फेल हो चुकी हैं। और उसके अंदर वो मेंशन करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था ऑफ इंक्वायरी ऑन इनफोर्स डिसअपीयरेंस, कि वो लोग जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस हो जाते हैं, जिनको जबरदस्ती गायब कर दिया जाता है इलीगली तौर पर, उनकी इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन ने भी कोई ऐसा कोई खातर खा रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहता है कि जो स्टेट है ना इसको सीरियसली लेना चाहिए कि ये जो शॉर्ट टर्म डिसअपीयरेंसेस केसेस हो रहे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ ये बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा लोगों को उठा के मतलब कि किडनैप किया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो कहता है इसके बारे में जो स्टेट है उसको सीरियसली होना चाहिए। और इसके अलावा जो पीटीआई है वो प्रोवाइड करे लिस्ट अपने बंदों की जो कि जिनको क्या किया गया है, अगवा किया गया है, जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस जिनकी हुई है उनकी लिस्ट दी जाए ताकि जो ऑफिशियल नंबर है उसके साथ टैली करके चेक किया जाए और उसकी इंक्वायरी की जाए। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि इसके साथ साथ पीटीआई के साथ साथ हमको जो केपी की और बलूचिस्तान के लोग जो डिसअपीयर हुए हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने फॉरेन मीडिया को कहा था कि तकरीबन यूनाइटेड नेशंस के जो फिगर है उसके मुताबिक 50 लोग जो हैं वो क्या है डिसअपीयर हुए हैं, लेकिन रियलिटी में जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बलूचिस्तान में 450 लोग जो हैं वो डिसअपीयर हो गए हैं और बाकी पाकिस्तान तो एक अलहदा है। तो यहाँ से वो कहता है कि जो स्टेट है उसको अपना एटीट्यूड इस ऐसे मामला के बारे में बदलना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप लोग जो आपकी बात नहीं मानता आप उसको क्या करते हो, अगवा कर लेते हो, इलीगली उसको डिसअपीयर कर देते हो। ये कोई अच्छी चीज नहीं है एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। फिर कहता है कि जो पिटिशन की है ना वो हाईलाइट किया उसने कुछ क्वेश्चंस को। अब वो क्वेश्चंस क्या है कि ये जो मिसिंग लोग हैं इनको कहाँ पर रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है इन मिसिंग को, किस लाह के तहत इनको कैद किया जाता है, कौन सा लाह है जो इस चीज की इजाजत देता है, और इनको प्रोड्यूस क्यों नहीं किया जाता कोर्ट के सामने। ये 2-3 क्वेश्चंस इस पिटिशन के अंदर पूछे गए हैं कि ये जो लोग हैं इनको अगवा करने के बाद कहाँ रखा जाता है, किस लॉ के तहत इनको कैद किया जाता है, और फिर कोर्ट के सामने इनको क्यों नहीं लाया जाता। तो ये 3 किस्म के क्वेश्चन इस पिटिशन के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इस कहता है कि अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंस्ट्रक्ट करेगी अथॉरिटीज को कि इन सवालों के, भाई जो ये सवाल पूछे हैं ना ऊपर वाले 1 2 3 इनके जवाब दो। आप लोग, आप बंदे तो उठा लेते हो, अब इसके भी जवाब दो। इसके अलावा वो कहता है कि इस पिटिशन के अंदर जो है ना मेरिट जो है वो, मेरिट इन द पिटिशन ऑब्जर्वेशंस,
वो ये भी कहता है कि ये जो पिटिशन है ना, वो ये भी कहती है कि ये जो आप लोगों ने करंट कमीशन बनाया हुआ है ना मिसिंग पर्सन्स के ऊपर, जो जो यानी कि तहकीक करता है, ये कोई इतना अच्छा कमीशन नहीं है। इसके पास जो है ना तो लीगली तौर पर और ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जो है ना चीजें ही नहीं है, कंपाइल ही नहीं किया गया, इसको बनाया ही नहीं गया। यानी कि जो बंदे होने चाहिए थे इसके अंदर कंपोजिशन के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो तो बंदे ही नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब है कि ये कमीशन वैसे ही कमजोर है, इसने क्या किसी की इंक्वायरी करनी है और क्या बताना है आप लोगों को। तो इसके ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन राइज किया गया, और फिर आगे क्या आगे कहा गया कि इस कमीशन को एम्पावर करो, ठीक है ना। इज रिक्वायर्ड दैट कैन लोकेट द मिसिंग एंड आइडेंटिफाई दोज इन्वॉल्व्ड। अगर आप चाहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मिस हुए हैं उनको ढूंढा जाए, आइडेंटिफाई किए, उनको मतलब कि ढूंढा जाए, लोकेट किया जाए, और वो लोग जो इलीगल डिटेंशन करते हैं, जो इन लोगों को अगवा कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं इलीगली, उनको भी बताया जाए कि कौन से लोग हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कमीशन है ना इसको पावरफुल करना पड़ेगा। पावरफुल होगा तो फिर ही ये कुछ बता सकेगा। सो तो ये थी मिसिंग पर्सन्स की जो कहानी पाकिस्तान के अंदर। अगर पेपर पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो जी पेपर पर्सपेक्टिव में आप इसको कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट तो है, लेकिन इसके अंदर जो अगर आप जब अगर बताना चाहें पाकिस्तान में सिस्टम को तो डेमोक्रेटिक तो है, मगर इसके अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो बड़े एक्टिव हैं जी, ठीक है। नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स उनकी आप बात कर सकते हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, और वो क्या कर रही है, ये वही कर रहे हैं। और कौन सी यहाँ पे पावरफुल अथॉरिटी है जो ये काम करती है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है कि जो लोग उनके फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं चलते उनको फिर सजा दी जाती है। जैसे इमरान रियाज अभी आपके सामने वापस आया है, उसका बुरा हाल कर दिया बिकॉज ही स्पीक अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। हमने लास्ट डे भी इसके ऊपर बात की थी। अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया, या जो यस्टरडे एडिटोरियल था उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया था। तो ये सारी की सारी जो चेन्स हैं, घड़ियां जो हैं, चेन एक ही है, सारी आपस में मिलती हैं। बहरहाल ये आपको क्लियर हो गया वेयर वी स्टैंड राइट नो रिगार्डिंग मिसिंग पर्सन पाकिस्तान के। पाकिस्तान की आवाम को कितनी सिक्योरिटी है और कितनी नहीं है, क्या उनकी वैल्यू है और क्या उनकी वैल्यू नहीं है, यहाँ से आपको अंदाजा हो सकता है। इलेक्शन अनसर्टेनिटी, इसके अंदर यस्टरडे भी बात हुई थी इलेक्शंस की डेट को लेकर, कि इलेक्शन की डेट कब इलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें पेपर पर्सपेक्टिव में कल वाले में तो काफी चीजें थी, आज वाला तो उसी का कंक्लूजन ही है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसमें वो कहता है कि इलेक्शन अनसर्टेनिटी में वो कहता है कि यार अभी भी जो है ना पक्का नहीं हो रहा कि इलेक्शन कब होंगे। अब वो स्टोरी इस तरह से होती है, कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, एश्योर करवाया कि जो इलेक्शन है वो जनवरी के एंड में होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट है और पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी है ना, उसका एक इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू के अंदर पूछा गया इसी के बारे में कि आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन करवा लेगा इलेक्शन। तो उन्होंने जवाब कोई ना मुतमिन होकर नहीं दिया, बल्कि वो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसके ऊपर ये लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है टाइमली इलेक्शन नहीं करवा सकेगा। उन्होंने कहा जी जुडिशरी से कंसल्ट करने, जुडिशरी को मैंने भेजा है कि, तो इस तरह से उन्होंने बात की। यानी कि उनका मेन कहने का मतलब ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो वादा कर रहा है ना कि मैं जनवरी के एंड में इलेक्शन करवाऊंगा, उसने कोई नहीं करवाने, सीधी सी बात है, ठीक है। अगले दिन ये जो है इलेक्शन कमीशन ने एक इशू कर दी प्रेस स्टेटमेंट, और उसके अंदर उसने कहा कि हम जो अनाउंस कर देंगे शेड्यूल बहुत जल्द, जैसे ही हमारी जो डिलिमिटेशन है वो फाइनल हो जाएंगी, जैसे इनके बाउंड्री लाइनें हम लगा रहे हैं वो जैसे ही हमारी फाइनल हो जाएंगी, हम उसी वक्त क्या करेंगे, अनाउंस कर देंगे शेड्यूल को। ये उसने जवाब दिया आगे से। दूसरी तरफ आगे आगे एडिटोरियल वाला एक्सप्लेन करता है कि जो पार्टीज है ना वो केयर टेकर गवर्नमेंट को लेकर कोई इतनी खुश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ही गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट काल नहीं, ये उसी की गवर्नमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो ज्यादातर बंदे हैं उन्हीं की बात मान रहे हैं, उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं। तो जो इलेक्शन होने वाले हैं वो जस्ट उनके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाई जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। जैसे ही उनके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाएगी तो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, और फिर क्या होगा, इन इलेक्शंस के ऊपर जो है ना, इन इलेक्शन की लीगैलिटी के ऊपर फिर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्शन होंगे।
तो ये बात हो रही थी इस एडिटोरियल के अंदर। अगला जी, नो टैक्स कंप्लायंस। इसके अंदर टैक्स के बारे में बात हो रही है कि एफबीआर का जो चेयरमैन है उसने एक स्टेटमेंट दी, ठीक है। उस स्टेटमेंट के अंदर उसने डिस्कस किया कि किस तरह से पाकिस्तान में क्या चल रहा है टैक्स को लेकर, कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, कितने लोग टैक्स नहीं दे रहे, जो नहीं दे रहे वो क्यों नहीं दे रहे। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की जो नहीं दे रहे उनसे कैसे लेना है, ठीक है। बहरहाल बातें उन्होंने की, चलते हैं उसकी तरफ। नो टैक्स कंप्लायंस। कंप्लायंस बेसिकली होता है मान जाना, एग्री कर जाना किसी चीज का। तो लोग कहता है कि टैक्स देने को कोई रजामंद है ही नहीं पाकिस्तान में, ठीक है। अब वो कहता है, एफबीआर का चेयरमैन है, उन्होंने स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट्री पैनल के अंदर। क्या कहा उन्होंने? कहा तकरीबन 15 मिलियन ऐसे लोग हैं कि जो टैक्स जिनको देना चाहिए, यानी कि वो अमीर लोग हैं लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये उसकी स्टेटमेंट थी मेन कि 15 मिलियन ऐसे लोग हैं, 15 मिलियन तकरीबन 1.5 करोड़ ऐसा बंदा पाकिस्तान के अंदर है कि जो टैक्स दे सकता है और जिस पर टैक्स लगता भी है, पावरफुल है, अमीर है, मगर वो टैक्स नहीं दे रहा। ये है मेन बात। अब वो कहता है, अब इससे क्या होता है, reinforces the negative opinion about the performance of the department and efficiency tax। यानी कहता है कि इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ना एफबीआर, उसका जो उसके बारे में वो कहता है कि अगर इतने बंदे टैक्स नहीं दे रहे जो टैक्स देने वाले हैं, तो इसका मतलब है हमारा टैक्स सिस्टम कमजोर है, इनएफिशिएंट है, और डिपार्टमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है ना। फिर उसने कहा कि अगर ये लोग जो है ये टैक्स देना शुरू कर दें कि तो हमारा जो टैक्स डेफिसिट है ना वो काफी हद तक कम हो सकता है, ठीक है। तो ये उसने बात की। आगे वो कहता है विद द नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स, कहता है जो टैक्स फाइलर्स है ना पाकिस्तान में वो बिलो 2% है, हमारी बाती का, हमारी पॉपुलेशन का बिलो 2% जो है वो क्या है, टैक्स फाइलर्स हैं। और उनमें भी ज्यादातर वो हैं जो सैलरीड पर्सन है, कैपिटिव है। कैपिटिव है यानी कि वो पहले से कैलकुलेटेड है, उनको हमने सही शिकंजे में रखा हुआ है, जबकि सैलरीड पर्सन नहीं होते जिस तरह से। कहता है वो ज्यादा वो है, उनमें भी वो है जो बिजनेसमैन है, लीड है, वो उसके अंदर नहीं आ रही। और फिर वो कहते हैं कि जो वॉलंटरी टैक्स पेयर्स है ना वो वक्त के साथ साथ कम होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आगे आगे वो कहता है, ये तो पिछली जो स्टेट, ये पिछली की सारी स्टोरी जो है ये किसकी है, ये जो एफबीआर का चेयरमैन है उसने पार्लियामेंट्री पैनल के फ्रंट सामने जो एक स्टेटमेंट बयान की, उस स्टेटमेंट का ये सारे का सारा करक्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आगे ओपिनियन वाला क्या कहता है। ओपिनियन वाला जो एडिटोरियल वाला है एडिटर डॉन का, वो कहता है कि टैक्स जो है ना, अवॉइडेंस एंड डिवीजन, ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही है, लोग अपने आप को बचाते हैं टैक्स देने से। मगर कहता है कि जो एफिशिएंट टैक्स एजेंसी होती है ना वो फोर्स करती है लोगों को कि वो टैक्स दें, ठीक है। और जिस स्टेट में भी रहते हैं उस स्टेट में जो टैक्स है वो दें। कौन करती है? इन्फोर्स करती है जो एफिशिएंट टैक्स एजेंसी है, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एफबीआर जो है ना उसकी रेपुटेशन जो है ना इतनी ऑफ एन इफेक्टिव टैक्स इन्फोर्सर, वो इतनी अच्छी नहीं है। और इसकी एग्जांपल वो यहां तक भी ऐड करता है कि जो बॉस था, जो एफबीआर का चेयरमैन था, उसने बताया तो सही कि 15 मिलियन लोग जो हैं वो टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है। 2% जो है, बिलो 2% जो है वो टैक्स फाइलर्स हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हमें करना क्या चाहिए टू इम्प्रूव द इट्स परफॉर्मेंस एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसका काम है बताना? वही उसके उसी का काम था ना कि हम ये काम करें तो हमारा क्या होगा, सिस्टम बेहतर होगा। लेकिन ये बात उसने भी नहीं बताई। तो इससे समझ आता है कि जो एफबीआर है पाकिस्तान के अंदर कितना कमजोर है। और फिर वो कहता है कि जो ये पाकिस्तान में क्या एक और बड़ी प्रॉब्लम है टैक्स के साथ, वो क्या है जी, इसका जो पाकिस्तान में टैक्स लेने का जो प्रिंसिपल है ना वो क्या है, स्क्वीजिंग टैक्स पेयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब क्या है कि जो शिकंजे में आ गया बस उसको रगड़ दो, और जो बच गया वो बच गया। और मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो है ना वो क्या होता है कि जो लीड होती है वो निकल जाती है, सैलरीड क्लास, गरीब, पुअर पीपल जिनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, वो फंस जाते हैं। तो यही प्रिंसिपल है, स्क्वीजिंग टैक्स पेयर्स। सहूलत उनको कौन नहीं देनी, बस जो जिसके ऊपर जो टैक्स लगाना है, जो हाथ चढ़ा हुआ है ना उसके ऊपर सारा टैक्स लगा दो। और यही प्रिंसिपल चलता जा रहा है। और इसी वजह से 15 मिलियन वो लोग जो टैक्स देने के काबिल हैं वो टैक्स नहीं दे रहे। तो कौन दे रहा है? पुअर क्लास। कैसे दे रही है? क्योंकि टैक्स की भी कैटेगरीज होती हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा।
मैं सादी सी मिसाल देता हूँ, एक मजदूर जो 500 रुपया भी कमाता है, अगर वो पत्ती लेके आता है, ठीक है, चाय बनाने के लिए, तो उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, इस तरह से वो टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। आगे वो कहता है जी ये किस तरह से, वो पिछली स्टेटमेंट को आगे एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से ये जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्क्वीज कर रहे हैं प्रिंसिपल जो है, किस तरह से गरीबों को निचोड़ लेता है और अमीरों को बचत हो जाती है। कहता है इसकी फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ है टैक्स फाइलर एंड नो फाइलर के दरमियान। ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? फाइलर टैक्स और नॉन फाइलर। जो नॉन फाइलर है वो थोड़ा सा ज्यादा देंगे और जो फाइलर है वो थोड़ा सा कम देंगे। ठीक है, ये इस हकदार साहब की पॉलिसी थी, जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इनकी भी अपनी ही एक स्टोरी है, आपको पता ही है सबको। अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि इसमें जो लोग थे ना, वो क्या करते थे, नॉन फाइलर ही रहना पसंद करते थे, थोड़ा सा ज्यादा देते थे और जब दिल करता था देते थे। ठीक है, तो उनको ज्यादा फायदा होता था, लोग फिर जो है टैक्स फाइलर के अंदर आना चाहते ही नहीं थे। तो इससे क्या होता था, वो एंजॉय करते थे। एंड हैज क्रिएटेड अ मेजर इंसेंटिव फॉर पीपल टू स्टे आउट ऑफ द नेट। तो इससे इस पॉलिसी से क्या हुआ, लोगों ने एंजॉय किया, बल्कि कि जो फाइलर है वो थोड़ा सा ज्यादा कम देगा, ठीक है ना, और जो नॉन फाइलर है वो थोड़ा सा ज्यादा, कुछ परसेंटेज ज्यादा देगा। और वो फिर उसको क्या थी, छूट थी, अपने सासे नहीं वो दिखाने, कुछ नहीं दिखाने, तो वो लोग कहते थे कोई बात नहीं, ये बेहतर है। अब आगे वो कहता था enormous tax deficit cannot be bridged by paying the citizen good sense। कहता है कि ये कह के लोगों से अपील करके कि जनाब आप लोग टैक्स दें, अच्छे शहरी बने, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और उनको सिस्टम से बाहर रहकर क्रिएटिव इंसेंटिव फॉर देम टू स्टे आउट ऑफ द सिस्टम। आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम की जरूरत है, और फिर आपको टैक्स लगाना पड़ेगा फेयरली रिगार्डलेस ऑफ देयर सोर्सेज। मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मैसेज दें, लोगों को कहें जी आप अगर अच्छे शहरी हैं आप लोग टैक्स दें, आपके टैक्स से मुल्क तरक्की करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता। होता क्या है कि एक टैक्स सिस्टम बनाया जाता है, फिर उसको इन्फोर्स किया जाता है, और फिर जबरदस्ती लोगों से टैक्स लिया जाता है, जो भी उस टैक्स के अंदर आते हैं। तो कहता है कि इनकम्स मस्ट बी टैक्स्ड फेयरली। फिर एंड पे वो कहता है कि टैक्स भी जो है ना फेयरली आपने लगाना है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम, कि कितनी कोई इनकम ले रहा है और कितना टैक्स लगाना है, उसकी जिंदगी को आप लोगों ने जहन्नम नहीं बनाना। तो ये थी जी कुछ चीजें जहां पे आपको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, कि इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है उसमें आप इसको एडप्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आइडिया हो गया कि 15 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, 2% से नीचे जो है वो जो फाइलर हैं, ठीक है ना, और दिन ब दिन जो वॉलंटियर टैक्स पे रहे हैं वो श्रिंक कर रहे हैं। क्यों श्रिंक कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कि हमारा एफबीआर जो है वो इतना एफिशिएंट भी नहीं है, और प्रिंसिपल जो पाकिस्तान में टैक्स लेने का वो भी इतना अच्छा नहीं है। लोग डरते हैं टैक्स फाइलर बनने से कि फिर हमारे ऊपर टैक्स ना सारा लग जाए। ठीक है, सो जी ये थे आज के एडिटोरियल। सो थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, लाइक करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।